हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम 10 अगस्त 2026 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आज 10 अगस्त 2026 के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के अंदर 100% आएंगे। पहला टॉपिक है विश्व जैव ईंधन दिवस के बारे में। इसके बाद बजट और संविधान का अनुच्छेद 112 अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। इसके बाद किश्तवाड़ भूकंप और पीर पंजाल श्रेणी, आपको इसके बारे में न्यूज़ हम कवर करेंगे। इसके बाद स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड के बारे में। इसके बाद इरविकुलम नेशनल पार्क और शोला घास के मैदान के बारे में जो कि चर्चा में है अभी। इसके बाद भारत का टॉप कृषि निर्यात बासमती चावल रहा है, कैसे रहा, कौन सी रैंक है, इसके बारे में। इसके बाद गगनयान का क्रू एस्केप सिस्टम टेस्ट के बारे में देखेंगे। धोलावीरा से हड़प्पा कालीन नई खोज हुई है जो कि हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का करंट अफेयर का। इसके बाद बाब अल मंडेब जल संधि चर्चा में है, आप सभी जानते हैं। और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स और एनजीटी का फैसला, जो कि एनवायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा डेट बेस्ड है, यानी आज 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है उसके बारे में है, जो कि आपके एनवायरमेंट टॉपिक से भी पूछा जाता है। हमेशा आपको पता होगा कि एग्जाम के अंदर डेट्स के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं कि कौन से दिन कौन सा दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए हर साल 10 अगस्त को गैर जीवाश्म ईंधनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा मुख्य दिवस मनाया जाता है। तो आज जो है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 10 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। हर साल 10 अगस्त को दुनिया भर में विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह खास दिन सर रुडेल्फ डीजल के उस ऐतिहासिक प्रयोग की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 1893 में पहली बार मूंगफली के तेल से मैकेनिकल इंजन सफलतापूर्वक चलाया था, और इसी वजह से 10 अगस्त को ही इस दिन को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में पर्यावरण के अनुकूल जैव ईंधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में इस दिवस का आयोजन लगातार किया जा रहा है। तो इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2015 से चल रही है। अब देखते हैं इसके रिलेटेड जितने भी जीके पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल मुख्य रूप से कृषि अपविष्ट फसल के अवशेष, गन्ना और वनस्पति तेलों से तैयार किया जाता है। ठीक है, एथनॉल क्या होता है, एक प्रकार का अल्कोहल आधारित जैव ईंधन है जिसे मुख्य रूप से गन्ने के रस और मक्के से बनाया जाता है। कई बार इस तरीके से टर्म जो है वो पूछे जाते हैं कि एथनॉल क्या है, तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत पेट्रोल में 20% एथनॉल समीक्षण यानी मिलाने का लक्ष्य रखा है। पहली पीढ़ी या 1G के बारे में बोलें तो बायो फ्यूजल सीधे गन्ने और मक्के जैसी खाद्य फसलों से तैयार की जाती है। इसके बाद 2G बायोफ्यूल जो है वो गैर गैस फसलों, पराली और कृषि अपविष्ट पदार्थों से बनाए जाते हैं। और जो 3G बायोफ्यूल्स होते हैं वो विशेष रूप के शैवाल यानी एल्गे का उपयोग करके तैयार किया जाता है। देन आफ्टर विश्व जैव ईंधन गठबंधन यानी ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की शुरुआत जो है भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। बायोडीजल बनाने के मुख्य रूप से रतन जोत यानी जेट्रोफा नामक पौधे के बीजों के तेल का उपयोग किया जाता है। आपको याद रखना होगा बायोडीजल बनाने के लिए मुख्य रूप से रतन जोत यानी जेट्रोफा नामक पौधे के बीज के तेल का उपयोग किया जाता है। एथनॉल से चलने वाली दुनिया की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार का सफल अनावरण भारत में किया गया है। बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है जो जैविक कचरे के सड़ने से बनती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा होगा पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से। क्या है देखिए, संसद में मॉनसून सत्र में चर्चा में रहा अनुच्छेद 112 भारत के संविधान में मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो 112 जो है वो बजट से संबंधित है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से और बजट से रिलेटेड है हमारा आर्टिकल 112। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। अब क्यों ये चर्चा में रहा इसे समझते हैं। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान अनुपूरक मांगों और बजटीय आवंटन
पर चर्चा के कारण संविधान का अनुच्छेद 112 चर्चा में रहा। हमारे भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि क्या संविधान में बजट शब्द का यूज हुआ है या नहीं। काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आर्टिकल 112 इसके रिलेटेड, लेकिन बजट शब्द का उपयोग यहाँ पर कहीं पर भी नहीं हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 112 में इसे आधिकारिक रूप से वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। इसके तहत राष्ट्रपति हर वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की आय और खर्च का ब्यौरा संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाते हैं। देखते हैं जीके पॉइंट्स। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का प्रावधान करता है। राज्यों के वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 202 के साथ किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयक यानी मनी बिल के रिलेटेड है और उसकी परिभाषा को स्पष्ट करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष ही करती है। ये पॉइंट सारे इसलिए जोड़े गए हैं क्योंकि ये सारे ही पॉइंट ऑलरेडी क्वेश्चन में आ चुके हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वही पॉइंट ऐड करे गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो राज्यसभा में किया जाता है या फिर लोकसभा में, तो वो हमेशा लोकसभा में ही क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। और राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। अगर इसके बाद समय हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 114 के तहत सरकार संसद से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल लाती है। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखचेट्टी ने पेश किया था। भारत के इतिहास में सबसे अधिक यानी 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम पर है। 2017 से रेल बजट को अलग से पेश करने की परंपरा खत्म करके इसे मुख्य बजट में ही मिला दिया गया, यानी 2017 से पहले रेल बजट अलग पेश किया जाता था और जो मुख्य बजट है उसे अलग कर दिया जाता था, लेकिन अब इन दोनों को जोड़कर एक ही मुख्य बजट रखा गया है। विवेक देबराय समिति की सिफारिश के आधार पर रेल बजट को आम बजट के साथ में मिलाया गया है। कौन सी समिति है ये हमेशा याद रखना, किसकी सिफारिश पर इस दोनों को एक किया गया, विवेक देबराय समिति। हमेशा जो समिति के हेड होते हैं ना, उसके नाम पे ही समिति का नाम होता है, तो अगर आप नाम याद रखें या फिर समिति का नाम याद रखें, आपको सीधे से याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है ज्योग्राफी सेस्मोलॉजी से रिलेटेड है। हाल ही में भूकंप के झटके महसूस करने वाला जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ क्षेत्र किस हिमाचली श्रेणी में स्थित है? तो ये हमारा लेसर हिमालय पीर पंजल रेंज पे स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? जो किश्तवाड़ रीजन है वो लेजर हिमालय पीर पंजल रेंज पे क्या है, स्थित है। क्या है और किस तरह से भूकंप आया उसे समझते हैं। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के अनुसार जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में हाल ही में 4.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। ये क्वेश्चन आपके, अगर आप यूपीएससी या फिर एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो आप जब मेंस लिख रहे होते हैं और अगर डिजास्टर से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इसका एग्जाम्पल आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और जो इससे रिलेटेड जीके पॉइंट्स होते हैं वहीं से क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए हम हमेशा क्वेश्चन के साथ आपको जीके पॉइंट्स देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ, ये अगर आप पहली बार भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम करंट अफेयर जब कवर करता है, जब उसे बेसिक्स नहीं पता होते हैं, तो ये जीके पॉइंट जो है उन्हें समझने में कई हद तक मदद करते हैं। तो अगर आप इसी तरीके से डिटेल में समझना चाहते हैं अपने करंट अफेयर को और एक ही पैटर्न पे हर रोज के करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं, तो आप दिया कोचिंग क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और हाँ, लाइक ज़रूर करना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, किश्तवाड़ का यहाँ पूरा इलाका लघु हिमालय की पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। हमेशा पूछा जाता है कि किश्तवाड़ क्षेत्र या फिर कोई अन्य क्षेत्र कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है, तो ये जो है पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है। भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के दबाव के कारण यह क्षेत्र अत्यधिक भूकंपीय संवेदनशीलता वाले जोन में आता है। अब अगला जो है स्टेटिक्स है हमारा। किश्तवाड़ जिला जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे स्थित एक प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र है। पीर पंजल श्रेणी लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। प्रसिद्ध किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर के इसी क्षेत्र में स्थित है। चिनाब नदी पर बनी प्रसिद्ध रतले जलविद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में ही स्थित है।
दुअस्ती जल विद्युत परियोजना भी किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर बनाई गई एक प्रमुख परियोजना है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है जो जम्मू को श्रीनगर शहर से जोड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल रेलवे टनल इसी पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। कश्मीर घाटी, महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित एक बेहद सुंदर अंतर पर्वतीय घाटी है। लघु हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले मुलायम घास के मैदान को मर्ग जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग कहा जाता है। किश्तवाड़ क्षेत्र को अपनी उच्च गुणवत्ता वाली केसर और नीलम यानी सफायर की खदानों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा साइंस डिफेंस से रिलेटेड है। भारतीय वायुसेना ने किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की उन्नत हथियारों के परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए हैं? तो उन्होंने प्रचंड की सफलतापूर्वक परीक्षण पूरे किए। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए, भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से निर्मित लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड से पोखरण फायरिंग रेंज में रॉकेट और मिसाइल फायरिंग का सफल परीक्षण किया है। प्रचंड भारत का पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने डिजाइन किया है। यह दुनिया का अकेला ऐसा लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5,000 मीटर यानी 16,400 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन जैसे खतरनाक इलाकों में उतर सकता है और टेक ऑफ कर सकता है। अब इससे रिलेटेड पॉइंट, LCH प्रचंड को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड यानी हाल द्वारा विशेष रूप से भारतीय सेनाओं के लिए बनाया गया है। इसे अक्टूबर 2022 में आधिकारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। प्रचंड हेलीकॉप्टर में दो शक्तिशाली शक्ति इंजन लगे हैं जिन्हें हाल और फ्रांस की कंपनी ने मिलकर विकसित किया है। रुद्र भारत की ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का पहला हथियार से लैंस सशस्त्र सैन्य संस्करण है। इसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी हाल का मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। भारत में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का निर्माण भी हाल कंपनी द्वारा ही किया गया है। प्रचंड हेलीकॉप्टर रात के अंधेरे में भी दुश्मन की ठिकानों को ढूंढकर हमला करने की क्षमता रखता है। भारतीय सेना का उड्डयन कोर यानी आर्मी एविएशन कोर ऐसे उच्च पर्वतीय अभियानों में LCH का उपयोग करता है। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है जो काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वर्ष 1974 में सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाकर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। अगला प्रश्न हमारा एनवायरमेंट इको अलर्ट से है। किस राज्य के इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के शोल घास के मैदानों में आक्रमण विदेशी पौधे का खतरा दर्ज किया गया है? तो ये केरल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आपको याद रखना है कि इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है जहां पर विदेशी जो पौधे हैं उसका खतरा दर्ज किया गया है। केरल के प्रसिद्ध इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के शोला घास के मैदान में आक्रामक विदेशी पौधा यानी इन्वेसिव विड्स के फैलने की रिपोर्ट आई है। अगर आपने एनवायरनमेंट का बेसिक्स भी क्लियर किया होगा तो आपको इन्वेंसिव बिट्स का मतलब पता होगा। ऐसी प्रजाति जो भारत की नहीं है लेकिन भारत में आकर यहाँ की जो भारतीय घास है या फिर जो यहाँ की जो एनवायरनमेंट्स है या फिर उनकी जैसे पौधे हो गए या फिर कोई प्रजाति है उसको नष्ट करती है। ये विदेशी पौधे स्थानीय पौधे को नष्ट कर रहे हैं जिससे यहाँ पाए जाने वाले दुर्लभ जानवरों के भोजन पर संकट पैदा हो रहा है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने इस संवेदनशील इकोसिस्टम को बचाने के लिए नए मैनेजमेंट निर्देश दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर है हमारा जीके पॉइंट्स। इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य के इक्कोड़ी जिले में मुन्नार पहाड़ी के पास स्थित है। प्रश्न कभी भी ये नहीं पूछा जाता है कि कौन से राज्य में स्थित है क्योंकि स्टूडेंट हमेशा ये याद रखते हैं, लेकिन वो कौन से जिले में है और कौन सी पहाड़ी या फिर कोई नदी होती है इससे पास से बहती है या फिर कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो राष्ट्रीय उद्यान के पास होता है, हमेशा वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका मेजर फोकस ये होना चाहिए कि क्या उस राष्ट्रीय उद्यान से कोई नदी रिवर है वो निकल रही है या फिर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज लेक या फिर वहां पर कोई इंपॉर्टेंट प्रजाति है, एंडेमिक है या फिर इंजेंडर जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी होती हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान केरल का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिसे 1978 में अधिसूचित किया गया था। पश्चिमी घाट की और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनामुरी इसी पार्क के अंदर स्थित है, जो कि आपका मेन पॉइंट होता है कि सबसे ऊंची चोटी जो है दक्षिण भारत की और पश्चिमी घाट की अनामुरी वो इसी पार्क में स्थित है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनामुडी चोटी की
कुल लंबाई 2695 मीटर है, जो कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च बिंदु माना जाता है। यह पार्क लुप्त प्राय राजकीय पशु नीलगिरी तहर का सबसे बड़ा और मुख्य प्राकृतिक आवास है। शोला जंगल दक्षिण भारत के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले विशेष उष्णकटिबंधीय माउंटेन जंगल होते हैं। प्रसिद्ध नीला कुरिंजी का फूल हर 12 साल में केवल एक बार इसी इरविकुलम पार्क की पहाड़ी पर खिलता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे लेक्चर का। ठीक है, नीला कुरिंजी का जो फूल है हर साल 12 साल में कहाँ पर खिलता है, ये प्रश्न आ सकता है। तो ये इरविकुल पार्क की पहाड़ी पर खिलता है, जो कि केरल में स्थित है। नीलगिरी तहर जंगली बकरी की एक दुर्लभ प्रजाति है, जो केवल पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर ही पाई जाती है। नीलगिरी तहर तमिलनाडु राज्य का आधिकारिक राज्य पशु भी माना जाता है। लेटिना कमारा और यूकेलिप्टस पश्चिमी घाट के प्रमुख आक्रामक विदेशी पौधे हैं, जो देसी वनस्पति को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपको इन दोनों का नाम याद रखना है, लेटाना कमारा और यूकेलिप्टस पश्चिमी घाट के आक्रामक विदेशी पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। वाणिज्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत का सबसे बड़ा कृषि निर्यात उत्पादन कौन सा बना है? तो बासमती चावल जो है वो कृषि निर्यात का सबसे बड़ा उत्पादक बना है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत के वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार बासमती चावल भारत का सबसे बड़ा कृषि निर्यात उत्पादक बनकर उभरा है। मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय बासमती चावल की मांग में भारी बढ़ोतरी हुई है। भारतीय कृषि निर्यात से विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है और देश के लाखों किसानों की आय में सुधार होता है। भारत में बासमती चावल का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक देश माना जाता है। भारत में बासमती चावल को जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है। बासमती चावल मुख्य रूप से भारत के पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में उगाया जाता है। एपीडा यानी जो भारत में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात को बढ़ावा देने वाली मुख्य संस्था है। एपीडा की जो स्थापना है वो 1986 में संसद के कानून द्वारा की गई थी। हमेशा याद रखना कि ये अगर संसद के कानून द्वारा की गई है तो आपको याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता है कि क्या ये किसी कानून के द्वारा बनाई गई है या फिर ऐसे ही बनाया गया है। भारत में कृषि वस्तु की गुणवत्ता जांचने और प्रमाणित करने के लिए एक मार्क यानी दिया गया है ना, एक मार्क दिया गया है। चावल उत्पादन के मामले में पूरी दुनिया में चीन के बाद भारत दूसरा स्थान आता है। भारत में क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों के हिसाब से सबसे प्रमुख खदान फसल चावल ही मानी जाती है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था उड़ीसा राज्य के प्रसिद्ध कटक शहर में स्थित है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था का मुख्यालय फिलीपींस देश की राजधानी मनीला में स्थित है। जो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा साइंस और स्पेस से रिलेटेड होगा। इसरो ने अपने गगनयान मिशन के लिए किस संस्था स्थान पर क्रू एस्पेक्ट सिस्टम का सफल पैड अबार्ट टेस्ट पूरा किया है? तो उसने जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा पर अपना क्रू इंस्केप सिस्टम का सफल पैड अबार्ट टेस्ट पूरा किया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान मिशन के लिए क्रू स्पेक सिस्टम का सफल टेस्ट किया। यह टेस्ट आपातकालीन स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचाने की क्षमता जांचने के लिए किया गया था। अगर लॉन्च के दौरान रॉकेट में कोई खराबी आती है तो यह स्केप सिस्टम अंतरिक्ष यात्रियों के केबिन को रॉकेट से सुरक्षित दूर ले जाकर समुद्र में लैंड करा देगा। अब देखिए, क्रू इंस्केप सिस्टम एक स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जो कि किसी भी दुर्घटना के समय अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचाती है। गगनयान भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है, जिसके तहत 3 यात्रियों को 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा। गगनयान मिशन को अंतरिक्ष में भेजने के लिए इसरो के सबसे शक्तिशाली LVM-3 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSS-C केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित है, जहां रॉकेट बनाए जाते हैं। UR राव उपग्रह केंद्र इसरो का मुख्य उपग्रह निर्माण केंद्र है, जो कर्नाटका के बेंगलुरु में स्थित है। वहीं अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक विंग कमांडर राकेश शर्मा थे, जो कि 1984 में सोवियत संघ की यान से गए थे। दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन थे, जिन्होंने 1961 में वोस्तोक 1 यान की यात्रा की थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलिंगटन तेरेश्कोवी थी, जो कि सोवियत संघ देश की रहने वाली थी।
भारत की पहली मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री जो है डॉक्टर कल्पना चावला थी, जिन्होंने नासा के मिशन से उड़ान भरी थी। भारत सरकार का अंतरिक्ष विभाग सीधे देश के प्रधानमंत्री के नियंत्रण में काम करता है। अगला प्रश्न जो है हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है, आर्कोलॉजी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे लेक्चर का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को गुजरात की किस प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल के पास उत्तर हड़प्पा काल की मनके बनाने का उपकरण मिला है? तो उन्हें धोलावीरा से मिला है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई को गुजरात के प्रसिद्ध हड़प्पाकालीन स्थल धोलावीरा के पास खुदाई में कीमती पत्थरों से मन की यानी बिट्स बनाने के औजार मिले हैं। इसके अलावा तांबे की प्राचीन सील और कार्यशालाओं के अवशेष भी प्राप्त हुए। ये नई खोज साबित करती है कि धोलावीरा प्राचीन काल में पत्थरों के सुंदर आभूषण बनाने और समुद्री व्यापार का एक बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र था। अब देखिए, जो धोलावीरा है गुजरात के कच्छ जिले में बचाव तालुका के कादिर बेट द्वीप पर स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। इसकी लोकेशन हमेशा याद रखना, ये कादिर बेट द्वीप पर स्थित है। धोलावीरा की खोज 1967 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद जगतपति जोशी द्वारा की गई थी। धोलावीरा का व्यापक उत्खनन और विस्तार जो है RS बिस्ट के नेतृत्व में किया गया। 2021 में धोलावीरा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में शामिल किया गया। धोलावीरा भारत की स्थित यूनेस्को की 40वीं विश्व धरोहर स्थल बनी है। एसएससी में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि धोलावीरा कौन सी विश्व धरोहर स्थल बनी है, तो आपको याद रखना है 40वीं विश्व धरोहर स्थल बनी है। धोलावीरा अपने त्रिस्तरीय नगर नियोजन यानी 3 भाग किला, मध्यनगर और निचला नगर के लिए जाना जाता है, जबकि हड़प्पा के अंदर सिर्फ 2 ही भाग में नियोजन किया जाता था, जो कि था सिटाडल और लोअर टाउन। लेकिन यहाँ पर धोलावीरा के अंदर मध्यनगर भी मिला है, तो इसके लिए मेजरली जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बेहतरीन और उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली यानी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम धोलावीरा में ही मिला है। धोलावीरा से 10 बड़े अक्षरों वाला हड़प्पा लिपि का एक प्रसिद्ध साइन बोर्ड यानी विज्ञापन पत्र प्राप्त हुआ है। लोथल गुजरात में स्थित हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह यानी गोदीवाड़ा था, यानी डॉकयार्ड था। सुरकोटा दरा जो है गुजरात का वहाँ प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल है, जो जहाँ से घोड़े की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा इंटरनेशनल मैपिंग से रिलेटेड है। लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच स्थित किस समुद्री जल संधि पर समुद्री जहाजों का जाम देखा गया है? तो इसे बाब अल मंदीब स्ट्रेट पे देखा गया है जाम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए, लाल सागर में सुरक्षा चिंताओं के कारण बाब अल मंदीब जल संधि पर व्यापारिक मालवाहक जहाजों की आवाजाही में भारी देरी और जाम देखा जा रहा है। यह जल संधि लाल सागर को सीधे अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ती है। एशिया से यूरोप जाने वाले तेल और व्यापारिक जहाजों के लिए यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और सकरा समुद्री रास्ता माना जाता है। अब देखिए, बाब अल मंदीब जल संधि जो है लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है। यह जल संधि अफ्रीका महाद्वीप के जिबूती और एशिया महासागर के अयमन देश को अलग करती है। बाब अल मंदीब अरबी भाषा शब्द है जिसका अर्थ है आंसू का प्रवेश द्वार यानी गेट ऑफ टीयर्स होता है। स्वेज नहर मिस्र में स्थित है, जो भूमध्य सागर को सीधा लाल सागर से जोड़ती है। गिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। गिब्राल्टर जल संधि को पूरे भूमध्य सागर की कुंजी यानी ऑफ द मेडिटेरियन कहा जाता है। हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमन की खाड़ी से जोड़ती है, जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा कच्चा तेल गुजरता है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया देश से अलग करती है। पाक जलडमरू मध्य यानी पाक स्ट्रेट जो है भारत के तमिलनाडु राज्य को श्रीलंका देश से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न जो है वो पॉल्यूशन एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है एनजीटी ने किस राज्य में स्थित प्रसिद्ध कोलकाता वेटलैंड्स में गैर कानूनी निर्माण पर रोक लगाई है? तो उन्होंने वेस्ट बंगाल के जो प्रसिद्ध ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स पर रोक लगाई है। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध रामसार साइट ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स में अवैध निर्माण और कचरा फेंकने पर कड़ा रुख अपनाया है। यह आंध्र भूमि पूरी दुनिया में अपने प्राकृतिक और जैविक सीवेज उपचार प्रणाली के लिए जानी जाती है। कचरे और अवैध कब्जों से इस प्राकृतिक पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए एनजीटी ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर कड़े निर्देश जारी किए हैं।
तो जीके पॉइंट्स देखते हैं। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी को कोलकाता के पूर्वी हिस्से में स्थित एक बहुत बड़ी आर्द्रभूमि है। इस ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स को वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट घोषित किया गया था। इस कोलकाता शहर की प्राकृतिक किडनी यानी नेचुरल किडनी ऑफ कोलकाता भी कहा जाता है। यह आर्द्रभूमि पूरे कोलकाता शहर के गंदे पानी को बिना किसी केमिकल के प्राकृतिक रूप से साफ करती है। यहाँ साफ हुए पानी का उपयोग स्थानीय लोग मछली पालने और सब्जियों की जैविक खेती के लिए करते हैं। भारत में आर्द्र भूमियों की संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 में लागू हुए थे और भारत में वर्तमान में कुल 85 से अधिक यानी 85 से अधिक रामसर साइट्स मौजूद हैं। चिलिका जो झील है उड़ीसा में स्थित है, भारत की सबसे पहली रामसर साइट घोषित की गई थी। तो आज हमने ये टॉप 10 क्वेश्चंस को पढ़ा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आज के करंट अफेयर के लिए। कल इसी तरीके से 11 अगस्त 2026 की 10 टॉप एमसीक्यू जो कि आपकी एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे, इसी तरीके से डिटेल एनालिसिस और जीके पॉइंट्स के साथ कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।